Graphical representation of data. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about graphical representation of data. Students basically data को bars में, circular graph में, pictures के through representation करना, उसको हम क्या कहते हैं? Pictorial graphs कहते हैं. Students basically graph कितनी तरह के होते हैं? Graph हमारे पास 4 तरह के होते हैं. 4 types हैं graph की: bar graph, histogram, पाई ग्राफ, पाई चार्ट जिसको कहा जाता है, और दूसरा आ जाएगा लाइन ग्राफ. ये 4 तरह के ग्राफ आज हम डिस्कस करेंगे. अगर हम सबसे पहले बात करें बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ आपके पास क्या होता है? बार ग्राफ आपके पास एक इस तरह की क्वांटिटीज है जिसमें आप डाटा को बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. आप क्वांटिटीज को, डाटा को बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. हर बार में आपके पास जो बार की लाइन है, जो बार की स्ट्रेंथ है, वो क्या शो करेगी? आपकी फ्रीक्वेंसी को शो करेगी. फ्रीक्वेंसी मीन के कोई चीज कितनी दफा अकर हुई है आपके पास. इसकी एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा ड्रॉ अ बार चार्ट ऑफ द प्रोक्यूरमेंट ऑफ राइस इन टन्स. आपने बेसिकली ये बताना है कि आपके पास किस ईयर में राइस की कितनी अमाउंट इस्तेमाल हुई है, कितने राइस आपने यूज किए. सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2008 में, तो 2008 में आपने कितने टन्स राइस इस्तेमाल किए? 4500. देन 2009 में 5700. 2010 में वो अमाउंट चली गई 6100. देन 2011 में 6500 उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी. 2012 में 4300 आ रही थी. 2013 में वो अमाउंट कहाँ चली गई? 7800 पे चली गई. अब स्टूडेंट्स हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे. अब हम एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे? ईयर्स. क्यों? क्योंकि ईयर आपके पास एक इंडिपेंडेंट अमाउंट है. इंडिपेंडेंट अमाउंट को या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और डिपेंडेंट अमाउंट को हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ईयर्स पे जो राइस के टन्स है, प्रोक्यूरमेंट है, वो मैटर कर रही है. अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने ईयर्स ड्रॉ किए. हर 2 ब्लॉक के बाद 1 ब्लॉक को हमने ईयर से रिप्रेजेंट किया, लाइक 2008, 2009, 2010, 11, 12 एंड 13. आफ्टर दैट आपने क्या करना है? वाई एक्सिस पे किस तरह ड्रॉ करना है? वाई एक्सिस पे आपने एक स्केल सेट करना है कि आपके पास जो 1 बिग ब्लॉक है वो 1000 यूनिट्स के बराबर है. ठीक है, तो हम कुछ इस तरह करेंगे: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 8000 तक क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो ग्राफ आ रहा था वो आ रहा था 7800, जो कि नियरेस्ट था 8000 के. अब हमने क्या करना है? अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले 2008 में कितने अमाउंट ऑफ राइस जो थी वो यूज हुई थी. वो हुई थी आपके पास 4500. अब आपने क्या करना है? क्योंकि आपके पास 1 बिग ब्लॉक 4000 और 5000 है, तो आपने इन दोनों के दरमियान में एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है 4500 का. कुछ इस तरह, ये आपको जो ये लाइट ऑरेंज कलर में दिखाया गया. आफ्टर दैट 2009 में अगर हम बात करें तो हमारे पास 5700 अमाउंट जो थी वो यूज हुई थी राइस की. इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए हमने जब ग्राफ की बार ड्रॉ करनी है, 5000 से ज्यादा और 6000 के नियरेस्ट आपने बार को ड्रॉ करना है. इसी तरह स्टूडेंट्स आप 6500 को, 4300 को और 7800 को ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा है, रिप्रेजेंट होगा. इससे हमें पता चलेगा कि आपके पास किस ईयर में कितने अमाउंट ऑफ राइस इस्तेमाल हुए हैं. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम इज सच अ काइंड ऑफ बार ग्राफ. लेकिन इसमें क्या होता है? क्योंकि बार ग्राफ की अगर हम बात करें तो बार ग्राफ में आपके पास अनग्रुप डाटा था, टोटल अमाउंट्स थी कि 2008 में इतना काम हुआ, 2009 में एग्जैक्ट इतना काम हुआ. लेकिन अब हम बात करेंगे हिस्टोग्राम में. हिस्टोग्राम में जो चीजें हम यूज करते हैं बेसिकली वो ग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, और इसमें आपके पास क्लास इंटरवल्स और क्लास बाउंड्रीज होती हैं. बेसिकली हिस्टोग्राम और बार ग्राफ क्लास बाउंड्री से डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ. अगर हम बात करें हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम की डेफिनेशन आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिखाई गई है. A histogram is a graphical representation of a group frequency distribution
which contains data displaying the frequency with the specific vertical bars. इसमें आपके पास frequencies को vertical bars के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और वो तमाम ग्राफ बार्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो एग्जाम्पल में आ रहा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा. क्लास इंटरवल्स आपको सबसे पहले दिए गए क्योंकि आपके पास यहाँ कौन सा डाटा यूज हो रहा है, ग्रुप डाटा यूज हो रहा है. सो 25 to 29, देन 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, आफ्टर दैट 45 to 49, 50 to 54. अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कौन सी दी गई है? फ्रीक्वेंसी सबसे पहले अगर मैं 25 to 29 की बात करूं तो वो 5 है. देन 30 to 34 के दरमियान फ्रीक्वेंसी 15 है. देन 35 to 39 के दरमियान 23 है. देन 40 to 44 के दरमियान 22 है. बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप इनको देखें तो ये कॉन्टिन्यूली आपके पास चीजें आ रही हैं, कॉन्टिन्यूली चीजें जो है वो चेंज होती जा रही हैं. दैट्स वाई यहाँ पर हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे. अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते थे? क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते थे और अपर लिमिट में 0.5 वही ऐड करते थे. सो अगर मैं इसकी बाउंड्रीज बनाऊं तो बाउंड्रीज कुछ इस तरह आपके पास बनेंगी. टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. 25 से 29 के दरमियान जो क्लास बाउंड्रीज बनेंगी वो कौन सी होंगी? 24.5 to 29.5. देन इस तरह आपने फर्दर आगे प्रोसीड करना है. लाइक 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से 45.5, 45.5 से 49.5 एंड 49.5 से 54.5. स्टूडेंट्स अगर हम इनको देखें तो अगेन हमें ये पता चलेगा कि फर्स्ट अपर लिमिट जो है वो सेकंड वाले की लोअर लिमिट से मैच कर रही है. इसी तरह सेकंड अपर लिमिट थर्ड की लोअर लिमिट से मैच कर रही है. सो इस वजह से हमारे पास कुछ जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है. सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे और इसमें हम क्लास इंटरवल्स ड्रॉ नहीं करते, क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं. और क्लास बाउंड्रीज इसी तरह ड्रॉ होंगी. सबसे पहले जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों एक्सिस का उसको हम 0 कहेंगे. आफ्टर दैट 24.5 से मैं स्टार्ट करूंगी और हर बिग ब्लॉक को हर बाउंड्री का नाम दे दूंगी. सो 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5 एंड देन 54.5. इस तरह आप इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो अगेन हम स्केल सेट करेंगे कि मेरे पास वन बिग ब्लॉक जो है वो किसके बराबर है? 5 यूनिट्स के बराबर है. सो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह सेट कर लेंगे. अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है 24 से 29.5 तक. वो कितना था? वो था 5 फ्रीक्वेंसी में था, 5 यूनिट्स में था. तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, 5 तक लाके 29.5 तक मैं हॉरिजॉन्टली उस लाइन को क्या करूंगी? फिनिश करूंगी. देन इसी तरह मैं उसी लाइन से आगे प्रोसीड करूंगी 15 तक और मैं उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बंद कर दूंगी. देन अगेन मैं जाऊंगी 23 तक जो कि 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा और फिर मैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से बंद कर दूंगी. फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 20 है तो मैं डाउनवर्ड आऊंगी और इस तरह का कुछ ग्राफ रिप्रेजेंट करूंगी बाकी फ्रीक्वेंसीज के साथ भी. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हिस्टोग्राम की समझ आ गई होगी. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इज अ पाई चार्ट यानी कि पाई ग्राफ. अब पाई ग्राफ क्यों यूज होता है? पाई ग्राफ बेसिकली आपके पास एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने की. किसी एरिया में कितना काम हो रहा है, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट हम किसके थ्रू करेंगे? पाई चार्ट के थ्रू करेंगे. पाई चार्ट के लिए जिस तरह अगर हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे थे तो हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज का और क्लास इंटरवल्स का पता होना जरूरी था. इसी तरह आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उनका एंगल पता होना चाहिए. और एंगल क्योंकि हम सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो सर्कल में टोटल एंगल कितने होते हैं? 360. सो हमने इसको 360 के साथ रिलेट करना है कुछ इस तरह से. सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होता है पाई चार्ट में? पाई चार्ट में फॉर्मूला यूज होता है Q इज इक्वल्स टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय 360. अब यहाँ पर स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन आपके पास वो बाउंड्री है, वो लिमिट है जो वहां पर उस टाइम यूज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लासेस की बात करी हूँ तो मैं 3 क्लास की बात करी तो 3 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास क्या है? उसकी स्मॉल एन है. सो यहाँ पर हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पार्टिकुलर ग्रुप. सो हमारे पास स्मॉल एन क्या हो गया? आपके पास पार्टिकुलर ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए. देन अगर मैं बात करूं क्यू की तो क्यू आपके पास सेंट्रल एंगल इसके लिए इस्तेमाल होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल. देन
एंड अगर हम बात करें तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ ऑल ग्रुप, यानी कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली इट्स सो सिंपल। अगर आप एक स्कूल में, आपके स्कूल में 7 क्लासेस हैं और आप उन 7 क्लासेस को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, आप सबसे पहले बताओगे कि 3 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 4 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 5 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 6 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने ये बताना है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 7 है। हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, या आप स्मॉल एन के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। लाइक अगर आप 3 क्लास की बात करें तो उस टाइम 3 क्लास के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास स्मॉल एन होंगे। अब इनको आपने ग्राफ में शो करना है, यानी कि पाई चार्ट में शो करना है, जो कि एंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कैपिटल क्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर एग्जाम्पल आपके पास आ रही है। इन अ स्कूल द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स इन 5 क्लासेस आर फॉलो। आपको उन्होंने 5 क्लासेस की डिटेल्स दी है, यानी कि आपके पास इस टाइम कैपिटल एन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि 5 ग्रुप्स की डिस्कशन हो रही है। अब अगर हम बात करें क्लास 6 की, तो क्लास 6 में इस टाइम कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 300। क्लास 7 में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 270। क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास, 225। क्लास 9 में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 150। और क्लास 10 में कितने आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले Q इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय 360 वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। अगर मैं क्लास 6 की बात करूं तो क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स थे, 300 स्टूडेंट्स। सो मैं क्या करूंगी, मैं इन सब को प्लस करूंगी, 300 प्लस 270 प्लस 225 प्लस 150 प्लस 135, कैपिटल एन निकालने के लिए, क्योंकि कैपिटल एन आपके पास क्या था, सम ऑफ ऑल ग्रुप्स, कि कितने ग्रुप्स यूज हो रहे हैं, उनमें कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, उनका सम। सो जब मैं इन सबको सम करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1080। क्लास 6 की अगर मैं मेजरमेंट निकालूंगी तो वो कैसे निकालूंगी, 300 डिवाइडेड बाय 1080 मल्टीप्लाई बाय 360, यानी कि अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो क्लास 6 का इस टाइम एंगल क्या बन रहा है मेरे पास, 100 डिग्रीज बन रहा है। आफ्टर दैट क्लास 7 की निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 1010 मल्टीप्लाई बाय 360, तो मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह क्लास 8 का एंगल आ जाएगा 75, क्लास 9 का आ जाएगा 50 और क्लास 10 का आ जाएगा मेरे पास 45। अब मेरे पास एंगल्स आ गए। अब मैंने क्या करना है, इनको सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन देनी है ना इसकी, तो मैं एंगल्स ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगी कंपास के थ्रू। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे और सबसे पहले उसके सेंटर से 90 एंगल को मेजर करेंगे। क्लास 7 में एंगल क्या आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था। फिर उसके बाद 100 डिग्री रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने क्या किया, 100 पे कंपास को रखा और 75 को मेजर किया, देन 45 को मेजर किया और 50 को मेजर किया। इस तरह इन वैल्यूज के थ्रू एक पाई चार्ट बिल्ड कर लिया, ड्रॉ कर लिया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने क्या किया, आपने बार ग्राफ भी सीखा, हिस्टोग्राम भी सीखा कि जब आपके पास ग्रुप डाटा और कॉन्टिन्यूस हो क्लास इंटरवल्स के साथ तो हिस्टोग्राम यूज करते हैं। जब आपके पास आपने किसी चीज को सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन देनी हो उस केस में आप पाई चार्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ कब यूज होता है, लाइन ग्राफ बेसिकली आपके पास उस टाइम पे यूज होता है जब आपने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ कॉन्टिन्यूस चेंजिंग बतानी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट है, आपकी हाइट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, तो ये आप इसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको लाइन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं कह रही हूँ एक कार कुछ घंटे का फासला तय करके इतनी स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो उसके लिए मैं कौन सा ग्राफ यूज करूंगी, मैं लाइन ग्राफ यूज करूंगी। इसको समझते हैं। अब लाइन ग्राफ बेसिकली 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक दफा में आप उस ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं कि उस ग्राफ में क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं, दूसरी दफा आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, आप ग्राफ खुद से बनाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इंटरप्रेटिंग लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ को इंटरप्रेट किस तरह किया जाता है, आपने सबसे पहले लाइन ग्राफ देखने कुछ इस तरह का बना होता है, फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं उस ग्राफ को देख के। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द इंफॉर्मेशन गिवन इन दीज 2 एक्सेस। आपने सबसे पहले बताना है कि इन एक्सेस में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सो इट इज अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। सबसे पहले अगर हम देखें तो टाइम की रिप्रेजेंटेशन है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, यानी कि किसी कार ने, किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। अब आपने क्या करना है, इसके बाकी क्वेश्चंस को भी इस तरह सॉल्व करना है। सेकेंडली, अगर हम बात करेंगे लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने की, तो आप ड्रॉ किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे
ये बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट ड्रॉ करने जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई एक्सिस पे वो पॉइंट ड्रॉ करने जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे आप? आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए गए, कुछ स्कोर्स दिए गए, आपने ग्राफ पे उन पॉइंट्स को मेजर करना है। ये काम आप 10th चैप्टर में करके भी आए हैं। 2 लाइंस के लिए, 2 इक्वेशंस के लिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा इक्वेशंस, बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं। आपने सिंपली उन पॉइंट्स को मिलाते जाना है। एक ग्राफ आपके पास आएगा कुछ इस तरह का, जिस तरह का आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये थी डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।